तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हमने जैसे कि बोला कि ये कोई भी बॉडी का सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये लिविंग होता है, ये स्ट्रक्चर लिविंग होता है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल आयन्स इसके अंदर और बाहर जा सकते हैं। सब मॉलिक्यूल आयन को ये नहीं अलाउ करेगा आने, तो इसको लिख लेते हैं सेलेक्टिवली। और ये डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी ने लिखा है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब इसके बाहर सेल नहीं है। भले प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, पर वो तो डेड है ना, इसके बाहर लिविंग चीज़ नहीं है, इसीलिए इसको डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोला गया है। हाँ, तो अभी हम लोग ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है और कंपोजिशन कैसे है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वो चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज है जो उसको एक शेप दिया है। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं। तो इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसका कंपोजिशन पढ़ने के लिए हम लोग लिए थे बॉडी का एक सेल जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी क्यों लिए थे? क्योंकि आरबीसी में अदर ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है, तो उसको जब हम लोग अच्छा से ग्रींड करते हैं, यानी अच्छा से पीस देते हैं, तो उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही बचता है। इसीलिए बॉडी का आरबीसी को लिया गया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। पहले हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को कौन कौन मॉलिक्यूल बना रहा है, वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सेल में 3 मॉलिक्यूल होता है, 3 नहीं 4 होता है। एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो प्रोटीन होता है 52%, लिपिड होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%, और कुछ परसेंट होता है कोलेस्ट्रॉल जो अटैच होता है या तो लिपिड या तो कार्बोहाइड्रेट से या तो प्रोटीन से, ये कोलेस्ट्रॉल अटैच होता है। तो ये कंपोजिशन टू द मोस्ट स्पेसिफिक इसका आरबीसी का, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ये आरबीसी इसका है। और तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड के बारे में। लिपिड में कौन सा लिपिड होता है? लिपिड में टू द मोस्ट स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड का एक सब टाइप होता है, फॉस्फोलिपिड वो होता है सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल मतलब इसमें एक हाइड्रोफोबिक हेड है और हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक तेल है। मतलब ये दो जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है एम्फीपैथिक, जैसे एम्फीबियन आप लोग समझते हैं, एम्फीबियन जो पानी में रहता है और लैंड में भी रहता है। वैसे एम्फीपैथिक जो हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। तो वैसे ही फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है, इसीलिए ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ऊपर में होता है हाइड्रोफोबिक हेड और नीचे होता है 2 हाइड्रोफिलिक टेल, ऐसे 2 हाइड्रोफिलिक टेल होता है। ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड, जिसको पानी से डर नहीं लगता है,
हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो पानी से के कांटेक्ट में नहीं रह सकता, और हाइड्रोफोबिक होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है जो पानी में रह सकता है। तो हाइड्रोफोबिक ये होता है और ये होता है हाइड्रोफिलिक। नहीं, ये हाइड्रोफोबिक टेल, यानी टेल इसका पानी के कांटेक्ट से नहीं रह सकता क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिक मतलब होता है डर, तो ये पानी से डरता है इसीलिए ये पानी में नहीं रह सकता। और हाइड्रोफिलिक मतलब होता है हाइड्रो यानी पानी, और फिलिक मतलब बायोलॉजी में होता है प्यार, तो ये पानी से प्यार करता है इसलिए पानी के अंदर ये रह सकता है। तो हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक टेल होता है। अब इसका कि ये जो बना होता है टेल, ये बना होता है फैटी एसिड से। वो सिर्फ बोलने के लिए है कि हाइड्रोफिलिक ऐसे है, पर इसका एक्चुअल कंपोजिशन है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड एक कार्बन कंपाउंड है, और कार्बन कंपाउंड कभी भी वाटर में नहीं घुलता है, इसीलिए वाटर से दूर रहता है। और ऊपर साइड होता है फॉस्फेट और ग्लिसरॉल, और साइड में होता है यहाँ ग्लिसरॉल। नहीं, ये जो साइड में है ये है फॉस्फेट और ये है पूरा ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये ग्लिसरॉल जो है ये कार्बन कंपाउंड नहीं है, तो कार्बन कंपाउंड नहीं है तो ये पानी में घुल सकता है, इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक है। आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो फैटी एसिड टेल सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। और ऊपर होता है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट, जो कि एक कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है, इसीलिए पानी में घुल सकता है। अब कुछ फॉस्फोलिपिड के बारे में और पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, ये बना होता है सच फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है। तो फॉस्फोलिपिड अरेंज होता है बाई लेयर में। फॉस्फोलिपिड अरेंज होता है ऐसा क्यों बाई लेयर में अरेंज होता है? क्योंकि सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है। तो अगर मोनो लेयर होगा यानी एक लेयर होगा तो ये फैटी एसिड का टेल सेल के अंदर रहेगा या सेल के बाहर रहेगा, तो ये पानी से तो ये हाइड्रोफोबिक है ना, तो ये घूमते रह जाएगा, ये कभी स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। इसीलिए इधर से भी अगर हम लोग एक फॉस्फोलिपिड ला दें और दोनों का टेल बीच में हो गया, इधर भी सेल के अंदर भी पानी और सेल के बाहर भी पानी, तो अब सेल के अंदर का पानी की तरफ भी हाइड्रोफिलिक हेड और सेल के बाहर का पानी की तरफ भी हाइड्रोफिलिक हेड, तो दोनों टेल प्रोटेक्ट हो गया ना आउटर आउटर वाटर से। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बाई लेयर में होता है, ऐसे बाई लेयर में। ऐसे बाई लेयर में अरेंज होता है। और इसका जो फॉस्फोलिपिड का नेचर होता है वो जब अरेंज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो वो हो जाता है क्वैसी फ्लूइड। और इसके अंदर प्रोटीन तैर सकता है, तो प्रोटीन जब इसके अंदर तैर सकता है तो वो प्रोटीन का नेचर को बोलते हैं हम लोग फ्लूइडिटी। और ये जो हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, मैंने बताना भूल गया, ये जो मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं ये है निकोलसन और सिंगर के द्वारा दिया गया मॉडल है। जो 1972 में दिए थे, 1972 में।
ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका नाम में इसी का, जैसे फ्लूइड से हम लोग रिलेट कर सकते हैं लिपिड। लिपिड का नेचर भी देखें, क्वासी फ्लूइड है। मोज़ेक से प्रोटीन, तो ये प्रोटीन और लिपिड का मॉडल है, जिसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने, और ये अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। और भी कुछ कुछ होता है, लेकिन ये इससे एक्सेप्टेड मॉडल है अभी तक। तो हम लोग लिपिड के बारे में देख लिए, लिपिड क्या होता है। और लिपिड बाई लेयर में अरेंज होता है। लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। लिपिड एम्फोपैथिक मॉलिक्यूल होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है वो लिपिड में दो जगह हो सकता है। और लिपिड में, जैसे कि ये मैंने बना लिया लिपिड का बाई लेयर। ये है लिपिड का बाई लेयर। तो कोई प्रोटीन लिपिड के ऊपर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कोई प्रोटीन लिपिड में थोड़ा सा अंदर गया हुआ रह सकता है। और कोई पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकता है, मतलब लिपिड के अंदर से पूरा मेम्ब्रेन को चीरता हुआ अंदर की तरफ आ सकता है। तो ये जो होता है ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन। और ये जो बीच में ये दोनों होता है, इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन, या इसको हम लोग एक्सटर्निक प्रोटीन भी बोलते हैं। एक्सटर्निक प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये दोनों जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक, और वो होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये ऊपर में जो है वो हो गया एक्सटर्निक प्रोटीन, और नीचे में इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, ये आप लोग देख रहे हैं। इंटीग्रल प्रोटीन में एक प्रोटीन आधा मेम्ब्रेन में गया हुआ है और एक प्रोटीन पूरा मेम्ब्रेन में गया होगा। तो ये जो होता है, ये है पार्शली इम्बेडेड, और ये है फुल्ली इम्बेडेड, या पार्शियली बरीड और फुल्ली बरीड। तो हम लोग प्रोटीन का क्या बना है, दो टाइप का प्रोटीन हो सकता है। एक हो सकता है पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा हो सकता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में हम लोग दो टाइप पढ़े। एक हो सकता है पार्शियली बरीड, और एक फुल्ली बरीड। ये किसके बेसिस पे पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब प्रोटीन को निकालना कितना आसान है, और प्रोटीन को निकालेंगे तो मेम्ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा, उसके बेसिस पे ये है कि ये मान लीजिए पेरिफेरल प्रोटीन को अगर हम लोग हटाते हैं तो ये मेम्ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ये प्रोटीन को हटाते हैं तो मेम्ब्रेन का वॉल टूटेगा ना। ये प्रोटीन को हटाते हैं तो मेम्ब्रेन का ऊपर वाला वॉल टूट सकता है। तो इसीलिए इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, और ऊपर वाला पेरिफेरल या एक्सटर्निक, और नीचे वाला इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो प्रोटीन हम लोग जान लिए। और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में ये
कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है या तो लिपिड से या तो प्रोटीन से और बना देता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिपिड के साथ ही है, और या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है मेम्ब्रेन में, या तो प्रोटीन के साथ अरेंज हो या तो लिपिड के साथ। ग्लाइको मतलब फिर से यहाँ हो गया कार्बोहाइड्रेट और यहाँ प्रोटीन, तो या तो ये प्रोटीन से अटैच हो सकता है या तो ये लिपिड से अटैच हो सकता है। ये इसका काम क्या है वहाँ, तो ये सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है, मतलब कौन सेल बॉडी का है कौन सेल बॉडी का नहीं है वो रिकॉग्निशन में मदद करता है। तो ये करता है सेल रिकॉग्निशन में ये मदद करता है। तो अब हम लोग देख लिए लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कैसे ये मेम्ब्रेन में अरेंज होता है, ये भी हमने यहाँ देख लिया कि ये पूरा लिपिड होता है। चलिए एक स्ट्रक्चर में बना के देखा हूँ जो सिंगर और निकलसन ने दिया था। ये हुआ लिपिड का बाइलेयर, और ये हो गया प्रोटीन, ये पेरिफेरल है, ये पूरा फुल्ली बरीड है, ये भी हाँ पार्शियली बरीड है। ये पेरिफेरल हो गया, ये पेरिफेरल तो हम लिख लेते हैं ये क्या है, ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये भी प्रोटीन, वो सब टाइप है वो अलग है। तो ये प्रोटीन, ये लिपिड, और इसके ऊपर कभी कभी कार्बोहाइड्रेट का चेन अटैच हो जाता है। ये चेन अभी लिपिड पे अटैच है, ये प्रोटीन पे भी अटैच हो सकता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है। तो अब हमने देख लिया कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, यानी ये हो गया स्ट्रक्चर, और हमने 3 कंपोजिशन भी देख लिया, एक फॉस्फोलिपिड, एक प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट का। कोलेस्ट्रॉल भी कुछ कहीं कहीं मेम्ब्रेन में होता है, तो मतलब बहुत लेस क्वांटिटी में होता है। ये कि ये थोड़ा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को, ताकि मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन कर सके। तो अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का, क्योंकि आउटर मोस्ट है तो ऑफकोर्स प्रोटेक्शन करेगा, और एक शेप प्रोवाइड करता है। और अभी हमने देखा ही है ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है। तो हमने देख लिया इसका शेप और स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड जो नेचर है, ये अभी हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, जिसके वजह से ये कुछ और चीज़ में मदद करता है, जैसे कि सेल ग्रोथ, फिर ये फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, मतलब 2 सेल के बीच में जंक्शन बनाने में मदद करता है। और उसके बाद ये सेक्रीशन में मदद करता है, जैसे कि कोई भी प्रोटीन को बाहर करना है तो ये मदद करता है। और उसके बाद फिर ये इंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर कोई सामान लाता है, सेल के बाहर कोई सामान लाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और उसके बाद ये ग्रोथ भी तो कराता है। तो इतने सारे फंक्शन हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो अब हमने पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन क्या है, क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो टाइप में हो सकता है, एक बल्क ट्रांसपोर्ट, और या तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है और सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर ले लेता है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, जैसे या तो वाटर ही जाएगा, या तो कोई गैस ही जाएगा, या तो कोई आयन ही जाएगा, मतलब बल्क में चीज़ें नहीं जाएगी। जैसे बल्क में चीज़ें जाती है बल्क ट्रांसपोर्ट में। तो अब बल्क ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप होता है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट अभी हमने बताया कि बल्क ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, पर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल ही अंदर आ सकता है और एक स्पेसिफिक टाइप का भी मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो है उसका दो टाइप होता है, एक होता है इंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर कोई चीज़ आती है, यानी ये सेल अपने अंदर कोई चीज़ लेता है, सेल अपने अंदर है। एक्सोसाइटोसिस में सेल अपने बाहर कुछ चीज़ें भेजता है, जैसे यहाँ एक्सक्रीट करता है और ये इसमें चीज़ें अंदर लाता है, यानी इंजेस्ट करता है। और ये जो इंडोसाइटोसिस है इसका दो टाइप होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस। मतलब फैगो में ही खाना लेगा, कोई भी चीज़ अंदर ले रहा है तो खाना तो अंदर ही लेगा ना, तो फैगोसाइटोसिस होता है जिसमें फूड ही लेता है, और पिनोसाइटोसिस जिसमें पानी लेता है, वाटर। पिनो से रिलेट कर सकते हैं, पिनो। तो अभी हमने देखा बल्क ट्रांसपोर्ट दो टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल दो टाइप में हो सकता है, या तो वो सेल के अंदर जा सकता है या तो उस सेल के बाहर आ सकता है। सेल के अंदर जा सकता है तो या तो वो फूड हो सकता है या तो वो वाटर हो सकता है। तो फूड जिसमें लिया जाता है या कोई अदर सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, और सॉलिड मटेरियल जब सेल के अंदर लेता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब वाटर लेता है और कोई आयन्स लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो अब हमने देख लिया कि इन बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में हो सकता है ट्रांसपोर्ट और लिपिड, एक मॉलिक्यूल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल है। यहाँ जो H2O वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आयंस के साथ हो रहा है, पर यहाँ आयंस के साथ नहीं हो रहा, यहाँ आयंस अलग होगा। आयंस हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, जैसे O2 CO2 सेल के अंदर बाहर जाता है ना, तो यहाँ ये जो गैस जाता है सेल के अंदर बाहर, ये डिफ्यूज़न से जाता है, आप लोग जानते हैं। और इसमें कोई और ये सॉलिड भी जाता है, लिक्विड भी जाता है, यानी वाटर भी जाता है डिफ्यूज़न से। पर इसका डिफ्यूज़न का एक नाम है ऑस्मोसिस, आप लोग पढ़ चुके हैं और ये बुक में भी दिया है। तो ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो दोनों है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी ATP यूज़ नहीं होता है। पर ये आयंस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ATP का यूज़ होता है। इसमें ATP का यूज़ इसलिए नहीं होता, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि जब सेल के अंदर पानी कम या सेल के अंदर गैस कम हो जाता है तो सेल के बाहर जब हाई कंसंट्रेशन रहता है तो उससे ही सेल के अंदर चल जाता है। पर जो आयंस है वो सेल के अंदर है, आयंस जो है वो सेल के अंदर ऐसे ही जा सकता है, ऐसे ही नहीं जा सकता, उसको चाहिए ATP जाने के लिए। मतलब उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है फिर भी उसको जाना है अंदर, तो उसके लिए ATP चाहिए। तो ATP यूज़ होता है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन देख लिया। हाँ, तो इसी के साथ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया है।